हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जो कंफर्म कर सके कि जो हमारे पास जियोलॉजिकल टाइम फ्रेम है उसके अंदर ये इतने जेनेटिक चेंजेस पॉसिबल हैं। इनफैक्ट हमारे पास इसके ऑपोजिट एविडेंस है कि ये हो ही नहीं सकता, इसलिए कि जब किसी भी एक नए ट्रेट को, नई म्यूटेशन को किसी पॉपुलेशन में फिक्स होने का जो बात होती है, फिक्स होने का मतलब है कि उस पॉपुलेशन के सभी लोग ऐसे हो गए। जैसे शुरू में किसी एक आदमी की आंखें नीली हुई और उसके बाद वो एक जाहिर सी बात है वो एक म्यूटेशनल चेंज था, तो उस म्यूटेशनल चेंज के बाद वो अपने सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद वो सारी की सारी आबादी उसकी आंखें नीली हो गई। इसे कहते हैं कि अब वो ट्रेट फिक्स हो गया है ना। उसके लिए हमें चार चीज़ें चाहिए, पता होनी चाहिए कि रेट ऑफ म्यूटेशन क्या है, साइज़ ऑफ पॉपुलेशन क्या है, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, और उसके बाद फिर जो हमारे पास फिक्सेशन टाइम है वो हमें पता चल जाता है ना। हम इंसानों की एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि हमारा म्यूटेशन रेट क्या है। दैट इज़ 1 × 10⁻⁸। आसान लफ्ज़ों में हर 100 मिलियन लेटर्स में से एक पर जनरेशन, और पर ईयर भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन की जनरेशन का वो हम कितना कर रहे हैं। टिपिकली इंसानों की जनरेशन साइंटिफिक कम्युनिटी में 20 साल मानी जाती है। और उसके बाद पॉपुलेशन साइज़ 10,000 इसलिए कि साइंटिफिक कम्युनिटी में ये जनरल कंसेंसस है कि जो इंसानों की इवोल्यूशन हुई है, ये हमसे जो पहली स्पीशीज़ थी वो तकरीबन 10,000 की वो पॉपुलेशन थी, जिसमें वो इवोल्यूशन स्लोली करते करते वो आज हम यहाँ पे आ गए, तो वो 10,000 की है। क्वेश्चन, इज़ देयर इनफ टाइम? आंसर, नो, इनफ टाइम नहीं है। हाउ डू वी नो कि इनफ टाइम नहीं है? क्योंकि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, हमारे पास मैथमेटिकल इन्वेस्टिगेशन मौजूद है और हार्ड साइंस मौजूद है जिसके ज़रिए हम ये चीज़ें पता कर सकते हैं। मैं जल्दी एक दो हवाले आपके साथ शेयर करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सैनफोर्ड एंड ब्रूअर का पेपर है। ये थियोरेटिकल बायोलॉजी एंड मेडिकल मॉडलिंग में ये पब्लिश हुआ है। इसमें बेसिकली वो हमें एक टेबल बताते हैं कि अगर एक 2 से 8 न्यूक्लियोटाइड्स की लंबी स्ट्रिंग अगर हो तो उसमें जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स तक जाने का जो टाइम है वो कितना लग जाता है। ये जो पहला आपको टेबल पे नज़र आ रहा है, एवरेज नंबर ऑफ इंस्टेंसेस बिफोर फिक्सेशन, इसको मैं छोड़ रहा हूँ इसलिए कि उसका मेरी बहस से ताल्लुक़ नहीं है, मैं ईयर्स पे जाना चाहता हूँ। सो नंबर 1, एवरेज टाइम फॉर द फर्स्ट इंस्टेंस, द आंसर इज़, और ये जो जिस सॉफ्टवेयर पे बनाया गया है उसका नाम है मेंडल्स अकाउंटेंट। ये बनाया क्रिएशनिस्ट्स ने है, लेकिन इसको इवोल्यूशनिस्ट और क्रिएशनिस्ट दोनों यूज़ करते हैं और इस पर किसी किस्म का कोई कलाम नहीं, कोई इसको गलत कहता नहीं है। सो इट्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। नाउ टाइम क्या है उसकी जो पहली म्यूटेशन है उसके ज़ाहिर होने में, 1.89 × 10⁵ और उसके बाद उसको होल्ड करने में, यानी कि जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है उसके सर्वाइवल में कितना टाइम लगता है, 1.52 टाइम्स 10⁶ एंड देन 1.6, ये जो उसकी एम्प्लीफिकेशन है कि फिर उसको पॉपुलेशन में मजमूई तौर पे फिक्स होने में कितना टाइम लगता है, वेल दैट इज़ 1.65 × 10⁴। नाउ ये मैथमेटिकल नोटेशन है, थोड़ी सी मुश्किल बात है, मैं इसको आसान कर देता हूँ। बेसिकली जब हम कहते हैं कि 10⁵, यानी कि 10 के ऊपर जाओ को छोटा 5 नज़र आ रहा है, इस छोटे 5 का मतलब है कि हम 1 लिखेंगे और 1 के बाद हम 5 दफ़ा 0 लिखेंगे। 10⁶ हम 1 लिखेंगे और 1 के बाद हम 6 दफ़ा 0 लिखेंगे। यू गेट द आइडिया। ना इसको सालों में अगर कन्वर्ट करें तो दिस इज़ व्हाट वी गेट द आंसर। हमें सिर्फ वो जो पहली बेनिफिशियल म्यूटेशन है जो कि न्यूक्लियोटाइड की सब्स्टिट्यूशन से जो हमें मिलती है, उसके होने में सिर्फ एक एक हम चेंज की बात करें तो 1,99,000 साल उसमें लगते हैं। और उसके बाद क्योंकि वो बार बार ख़त्म हो जाती है पॉपुलेशन ड्रिफ्ट की वजह से, इसलिए उसमें 1.52 मिलियन ईयर्स लगते हैं। और फाइनली जब वो होल्ड कर लेती है अपने आप को तो उसके बाद फर्दर 16,500 लगते हैं। मजमूई तौर पे सिर्फ एक बेनिफिशियल म्यूटेशन जिसके चेंज जो है वो मैथमेटिकली स्पीकिंग 1.53 मिलियन ईयर उसमें लगते हैं। और अगर हम 6 की लेंथ पे जाएं तो सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, इसलिए कि वहाँ पे आप देख सकते हैं 4.24 इज अ टाइम। कैन आई फिनिश दिस स्लाइड एंड जी श्योर। थैंक यू। और मेरे पास एक 2 स्लाइड्स रहती हैं, अगर गालिब अलाउ करते हैं तो, अदरवाइज मैं गालिब आपको अगर इससे कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप बता दें, क्योंकि टाइम चलें आप कर लें। थैंक यू गालिब, आई अप्रिशिएट। 2 मिनट श्योर। तो फिर जो 6 जो हमारे पास अगर स्ट्रिंग्स के हम चले जाते हैं तो सिचुएशन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज दैट इज़ 4.24 × 10⁹ ये बनते हैं तकरीबन 4.2 बिलियन ईयर्स, यानी कि जो हमारी ज़मीन की जो एज है तकरीबन उसके बराबर चला जाता है। और अगर हम 8 की बात करते हैं दैट इज़ द गेम चेंजर बिकॉज दैट इज़ 18.5 बिलियन ईयर्स। फिर कायनात की एज से भी हम पीछे चले जाते हैं। नाउ इसको रिफ्यूट करने की काफ़ी कोशिशें की गई हैं पर ओबियसली ये नहीं हो सका, दैट इज़ वाई आई एम शेयरिंग विद यू। इससे ज़्यादा पावरफुल एविडेंस जो है वो स्नो कुरबेही ने दिया था, जिन्होंने 2 कोऑर्डिनेटेड म्यूटेशंस के जो फिक्स टाइम है उस पर उन्होंने पूरी एक हार्ड साइंस पे, किसी मैथमेटिकल मॉडल पे नहीं बल्कि हार्ड साइंस जो कि पेयर रिव्यूड पेपर्स में
छप चुकी है और सब उसको एक्सेप्ट करते हैं और सालों से एक्सेप्ट कर रहे हैं, दहाइयों से एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसकी रोशनी में उन्होंने बनाया। और उनका जो जवाब था कि 15.5 और 15.2 बिलियन ईयर्स लगते हैं सिर्फ 2 कोऑर्डिनेटेड म्यूटेशंस को फिक्स होने में। इस पे जो जाहिर सी बात है जो एवोल्यूशनिस्ट थे उनको गुस्सा आया। देयरफॉर ड्यूरेट और श्मिट ने एक काउंटर पेपर लिखा और उन्होंने कहा कि नहीं, आप गलत कहते हैं, 15 अरब साल नहीं लगते हैं, हम कैलकुलेट करके देते हैं। और उन्होंने कैलकुलेट करके दिया 216 मिलियन साल। ना यू कैन इमेजिन दैट 216 मिलियन साल। हमें ये बताया जाता है कि 6 से 8 मिलियन साल में सारा कुछ हो गया, और सिर्फ 2 कोऑर्डिनेटेड म्यूटेशन में वो खुद मान रहे हैं कि 216 मिलियन साल लगते हैं। और ये भी गलत साइंस थी जिसको बाद में पीही ने करेक्ट किया और वही मान गए कि 6 बिलियन साल से ज़्यादा लगता है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स जो है वो रिजेक्ट करती है। तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स से जाके पूछ भी लें आप किसी से कि हाँ भाई आप कॉमन डिसेंट को रिजेक्ट करते हैं कि इंसान जो है वो इवॉल्व नहीं हुआ, तो आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा कि इंसान का कॉमन डिसेंट नहीं है। हाँ, वो क्वेश्चन इस पे उठाते हैं कितना टाइम लगा होगा, यूं हुआ कि नहीं, मगर मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से पहले ही बता दिया था कि भाई हम पॉइंट म्यूटेशंस की बात नहीं कर रहे। अभी तो मैंने आपके साथ सिर्फ और सिर्फ फ्यूजन और इन्वर्जन की बात की है, मैंने अभी फिशन की बात नहीं की। इतना ज्यादा एविडेंस है फिशन का भी। रेट्रोवायरसेस की मैंने बात की है आपसे, मैंने ट्रांसपोजॉन्स की बात नहीं की, मैंने ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स की बात नहीं की, मैंने जीन डुप्लीकेशन की बात नहीं की। जो इतनी बातें अभी और हैं जो कि टाइम की कमी की वजह से मैं नहीं करूंगा, वरना अगर मेरे पास खुला टाइम हो तो मैं आपको इधर पूरी एवोल्यूशन समझा के भेजूं कि जेनेटिक्स में एवोल्यूशन कैसे होती है। ठीक है, तो बात यह है कि टाइम की लिमिटेशन बड़ी चीजें करती है जो कि मुश्किल होती है। म्यूटेशन रेट 1 in 100 मिलियन लेटर्स पर जनरेशन। इंसान के पास कितने हैं जी कितने पेयर्स हैं? बहुत ज्यादा पेयर्स हैं। और इसका मतलब है कि इसी के मुताबिक, ठीक है, इसी के मुताबिक एक जीनोम में कम से कम 30-35 तो हो सकती हैं, मगर एक माँ एक बाप से बच्चे को जो म्यूटेशन होती हैं वो 70 होती हैं एक जनरेशन। ठीक है जी। और ये म्यूटेशंस आमतौर पे डीएनए के इनएक्टिव पोर्शंस में होती है। एक जीन के अंदर भी इनएक्टिव पोर्शंस होते हैं जिन्हें इंट्रॉन्स कहा जाता है। एक्सॉन्स वो होते हैं जिन्हें जीन बाद में कोड करते हैं, और वो आरएनए से जब आरएनए बनता है तो उसमें इंट्रॉन्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। तो ज्यादातर जो म्यूटेशन होती है वो इंट्रॉन्स में होती है, और जब एक्सॉन्स में म्यूटेशन हो जाए तो वो हैजर्डस भी होती है, कोई डिसेबिलिटी भी हो सकती है। और फिर नेचुरल सिलेक्शन क्या करती है, उस लाइफ फॉर्म को कैंसिल कर देती है। इंसान में भी ये प्रॉब्लम है। ठीक है जी। तो म्यूटेशन रेट एक और बात है कि तकरीबन हमारे पास ये है कि 70 म्यूटेशंस तो होती हैं। इसके अलावा 3 जनरेशन में से एक ऐसी म्यूटेशन भी होती है इंसानों में, जो कि आज ये बात एक्सपेरिमेंटली साबित है, जो कि एक्सॉन्स में हो जाती है, उन पोर्शंस में जहां जो फंक्शनल पोर्शंस होते हैं और वो डिसरप्टिव होती है, कैंसर कॉजिंग होती है, कई किस्म के और प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इन्वर्जन का मैंने आपको बता दिया है, इन्वर्जन जो है वो कैंसर कर देती हैं। इन्वर्जन डाउन सिंड्रोम कर देता है। आप कह रहे हैं म्यूटेशन नहीं होती, इन्वर्जन होती है। इन्वर्जन का मतलब सिर्फ एक पॉइंट म्यूटेशन नहीं है, पूरा क्रोमोसोम उल्टा होकर और जुड़ जाता है। क्रोमोसोम 1 जो है वो जाके किससे जुड़ जाता है, दूसरे क्रोमोसोम से जुड़ जाता है। आप बताएं, डाउन सिंड्रोम हो जाता है। तो क्रोमोसोम्स तो इस तरह काम करते हैं कि सारा कुछ उल्टा हो जाता है। ये आपने जो दिखाए हैं, मैंने आप लोगों को पहले बताया था, आपने फिर साथ में आपने एक और बात कर दी कैसर साहब, आपने सीधा कह दिया ईआरवीज तो जंक डाटा नहीं है। मगर मसला ये है कि मुझे ऐसे लगा कि शायद आप जो बात कर रहे हैं वो आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। मैंने बेसिकली ईआरवीज की जो बात की है वो इस बारे में नहीं की कि वो जंक डाटा है। ठीक है, मैं पूरे जीनोम में सिर्फ 1.8% जीन्स ऐसे हैं जो प्रोटीन इनकोड करने का काम करते हैं, बहुत से बाकी हैं जो कि और बहुत से काम करते हैं, रेगुलेटरी पैटर्न्स होते हैं और बड़ी चीजें होती हैं। मगर बहुत सा हिस्सा जीनोम का ऐसा भी है जो कि टैंडम रिपीट्स है, एक ही जीन कहीं कहीं बार कॉपी हुआ है। इवन कि हमारा जो हीमोग्लोबिन का जीन है वही हमारे जीनोम के अंदर 13 दफा कॉपी हुआ है, जिसमें से 4 कॉपीज डोरमेंट हैं। ठीक है, 6 कॉपीज जब बच्चा मां के पेट में होता है तब काम करती हैं, और बाकी की 4 कॉपीज ऐसी हैं ग्लोबिन जीन, हीमोग्लोबिन जीन की, जो कि एक एडल्ट आदमी में काम करती हैं। ठीक है, फिर आपने मेरा पॉइंट रेट्रोवायरसेस के बारे में आपने समझा ही नहीं है। मुझे नहीं पता कि आपने क्यों नहीं समझा, खैर आप हमें समझा सकते हैं, क्योंकि आपने ये कहा कि पुरानी इन्फॉर्मेशन है। रेट्रोवायरसेस की जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ वो पुरानी नहीं है। ठीक है, और ना अभी तक वो रिजेक्ट हुई है। आपने अगर कहा है ना वो पुरानी इन्फॉर्मेशन है, तो आपने ये नहीं कहा कि वो रिजेक्ट हुई है, या तो आप बता देते कि वो रिजेक्ट हुई है। ठीक है, फिर आपने मुझे ये भी कहा कि रेट्रोवायरसेस अब हम में काम नहीं कर रहे। वो तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि रेट्रोवायरसेस जो है अब वो इंसान में एक्टिव नहीं है, चिम्स में कुछ एक्टिव हैं।
जेनेटिक्स का मैंने आपके सामने जियोलॉजिकल टाइम फ्रेम रखा है जिसको आपने टच तक नहीं किया। यू हैव टू एक्सप्लेन कि अगर आप कहते हैं कि ये हमारी जो जेनेटिक इवोल्यूशन हमारी हुई है तो हमारे पास तो पूरे का पूरा डेटा मौजूद है, इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है, हमारे पास पूरे मॉडल्स मौजूद हैं और ये मुश्किल साइंस नहीं है। अगरचे इसमें अगर ज़्यादा आप टेक्निकल जाएं तो मैंने आपके साथ जो पेपर नहीं शेयर किया है जो गेजर और हॉजियर और बेकली का है, वो पेपर पढ़ने के लिए इंसान को मैथ्स पहले बड़ा आना चाहिए, लेकिन चूंकि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमारी ऑडियंस में सारे लोग जो हैं वो इवोल्यूशन को उस तरह से स्टडी करते हैं जिस तरह से मैं और आप करते हैं, देयर फॉर आई डिडंट पुट इट। लेकिन आप चाहते हैं तो मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देता हूँ कि इस जायोलॉजिकल टाइम फ्रेम में आप जो बता रहे हैं ये पॉसिबल ही नहीं है। इसकी अहमियत क्या है? well, इसकी अहमियत ये है कि आप ह्यूमन और चिंप को जितना मर्जी आप जोड़ के बता दें हमें, जितना मर्जी कि ये इवोल्व हुआ है, ये इनका कॉमन डिसेंट था, वहाँ से ये डाइवर्ज हुए हैं, उसका सबूत ये मेरे पास है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास फ्यूजन्स हैं, हमारे पास इन्वर्जन्स हैं, दिस तरह फैंटास्टिक ब्रिलियंट इन्फॉर्मेशन। लेकिन इस सब को होने के लिए वो टाइम हमें चाहिए जिसके अंदर अंदर ये सारा ज़रूरी है होना। जब उस टाइम के अंदर ये पॉसिबल ही नहीं है कि लिटरली सिर्फ दो कोऑर्डिनेटेड म्यूटेशंस हमें बिलियंस ऑफ ईयर्स पे लेके चली जाती हैं, तो फिर आप साबित करें कि ये कैसे हुआ। इट्स योर जॉब, आपने साबित करना है कि ये कैसे हो गया, वो इवोल्यूशन कैसे हुई, जबकि इट इज़ जस्ट सिंपली नॉट पॉसिबल। और ये जो है किसी मैथमेटिकल फार्मूला पे नहीं है, क्योंकि मैथमेटिकल मॉडल जब आप बनाते हैं तो उसमें बहुत सी इन्फ्रेंसेस होती हैं। अगर आप इसी चीज़ को एड्रेस कर दें, मेरे ख्याल में हमारी बहस ख़त्म हो जाएगी कि अगर आपकी इन्फ्रेंस ये है कि ये इवॉल्व हुए हैं, दोनों इवॉल्व हुए हैं इन अ वे कि ये डाइवर्ज हुए हैं, इंसान और चिम्प्स और हमारा कॉमन एंसेस्टर एक ही था, तो फिर आपने साबित करना है कि जो टाइम हमारे पास मौजूद है 6 to 8 मिलियन ईयर्स का, इसके अंदर अंदर ये पॉसिबल हो सकता है। वेयर एज हमारे पास हार्ड साइंस है जिसकी कैलकुलेशन हमें बताती है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। 6 से 8 मिलियन आपके अपने इवोल्यूशनिस्ट मानते हैं कि सिर्फ 2 कोऑर्डिनेटेड म्यूटेशन 216 मिलियन साल लगते हैं, वो भी उनका मैथ्स गलत था। जब उनका भी मैथ्स ठीक हो तो 6 बिलियन पे वो भी चले गए। सो यू हैव टू एक्सप्लेन दिस कि अगर ये वाकई इवोल्यूशन हुई है तो ये इतने से टाइम में हो ही कैसे, जबकि देयर इज प्लेंटी ऑफ एविडेंस कि हो ही नहीं सकती।